हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी चल रही है। लेकिन आज जो हम टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं दैट इज रिलेटिव मोशन, एंड इस पे हमने पूरे एक वीडियो सीरीज बनाई है और इस वीडियो सीरीज के वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेंगे। हर पार्ट में हम कुछ नया सीखेंगे और जो भी आपकी घबराहट है इस चैप्टर को लेकर के, वो घबराहट इस वीडियो सीरीज के बाद आपकी दूर हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मैं तुषार साहित्या एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में हम सबसे पहले जब स्टार्ट करें तो बच्चे रिलेटिव मोशन में पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव सुन के कई लोगों के दिमाग में आता है सर हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो रिलेटिव नहीं। रिलेटिव वर्ड वहां से हम यहां पे समझेंगे जो आपके रिलेटिव्स आपके साथ करते हैं। ठीक है, उस चीज को हम यहां पे समझते हैं और उसकी हम कोशिश करेंगे, और इसको समझने के बाद हम इस रिलेटिव वर्ड को कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे विद द वर्ड मोशन, और फिर हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप रिलेटिव मोशन को। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चे कंपैरिजन का, कि मान लीजिए कि आपके पास कि एक ये बालक है, इस बालक का नाम हमने रखा लेट्स से रामलाल। क्या रखा? थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं फिर चलाते हैं। देखिए इस बच्चे का नाम रखा अपन ने रामलाल। ठीक है, रामलाल एक बहुत होनहार बालक है, बहुत पढ़ाई करी इसने 10वीं क्लास के लिए, 10वीं का रिजल्ट आया और अच्छे खासे नंबर भी आए। ठीक है, इट्स लाइक 88% नंबर इस आदमी ने स्कोर किए। ठीक है, ये बहुत खुश था क्योंकि जितनी पढ़ाई इसने करी थी उस हिसाब से इसके नंबर काफी अच्छे आ गए, ये बहुत खुश था। ठीक है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तो क्या हुआ कि फिर आए पिक्चर में रिलेटिव। अब रिलेटिव कौन से वाले? आपके रिश्तेदार। ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं, उनका कोई बेटा है, उसका नाम है बच्चे चिंटू। क्या नाम है इसका? इसका नाम चिंटू। ठीक है, रिश्तेदार का फोन आया, भाई आपके बच्चे के कितने नंबर आए हैं? आपने बोला 88%। ठीक है, इन्होंने बोला हमारे बच्चे के परसेंटेज जो आई है वो आई है 93%। कितनी आ गई? 93। अब इमेजिन द कंडीशन ऑफ दिस पर्सन रामलाल। भाई इसने बहुत मेहनत करी, एवरेज बच्चा था, अच्छे नंबर लेके आया, लेकिन जैसे ही रिश्तेदार का फोन आया अब हो गया कंपैरिजन शुरू। हम बात करेंगे इसी कंपैरिजन, स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन की बात करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने इससे कंपैरिजन किया, रामलाल का कंपैरिजन जब चिंटू से हुआ तो घर वाले हो गए दुखी कि हमारे लड़के के नंबर आए हैं कम, जबकि इसमें दुखी होने वाली कोई बात है नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आप समझिए कि जैसे ही एक और का फोन आया, उन्होंने सोचा कि हम भी एक बार फोन करते, भैया ये तो पढ़ता नहीं था, इसका पता करते हैं कितने नंबर आए हैं। ठीक है, एक और रिश्तेदार का फोन आया, इनके बच्चे का नाम बच्चे बिट्टू। इन्होंने बोला हमारे लड़के के परसेंटेज आई है 83। ठीक है, तो 83% नंबर इनकी आई। अब जैसे ही फोन आया रामलाल खुशी से कूद रहा है। क्यों कूद रहा है? कंपैरिजन किससे हुआ? कंपैरिजन हुआ आपका बिट्टू से। तो एक्चुअली जब ये फोन रामलाल के घर पे आए तो क्या हुआ? कंपैरिजन रामलाल के हुए। किससे हुए? किससे कंपैरिजन हुए? इन दोनों से हुए कि नहीं हुए? ठीक है, अब इन दोनों कंपैरिजन के बाद एक कंडीशन में रामलाल जो है वो बहुत खुश पाया जाता है और एक कंडीशन में रामलाल जो है वो दुखी पाया जाता है। डिपेंड करता है किसका फोन पहले आया, किसका फोन बाद में आया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? कंपैरिजन। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे कि हमेशा कंपैरिजन जो है ना वो होते हैं। या मैं बात करूं कि आप इसे कि आप अपने को एक बार इस बंदे की जगह पे पुट करके देखिए, रामलाल की जगह पे पुट करके देखिए कि आपका ऐसा कंपैरिजन हो रहा है, तो आपके घर वाले जो है या आपके पेरेंट्स जो है जो भी हैं वो आपको कंपेयर करेंगे, किसी और के बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे। वो उनका रेफरेंस पॉइंट जो होगा ना, वो रेफरेंस पॉइंट आप होंगे। या आप भी अगर कंपेयर करेंगे तो आप खुद से कंपेयर करेंगे, है या नहीं? तो जब आप खुद से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली यहां पे जो समझने की चीज है, क्यों हम इस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, हमारा परसेंटेज का मोशन से क्या रिलेशन? रिलेशन सिर्फ यह है कि हम यहां पर यह चीज सीखें इस स्लाइड से कि कंपैरिजन जब होता है तो उसमें रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होते हैं हम खुद। जैसा कि आपने सुना हो
कि पहले के लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ इज एट रेस्ट और सब कुछ हमारे आसपास घूम रहा। क्यों? हमारी नजर में हम ही सुपीरियर होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन या जो भी चीज है सब खुद से स्टार्ट होती है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिलेटिव। आप कंपेयर करना शुरू करेंगे, दुनिया को देखेंगे अपने नजरिए से, खुद के रिलेटिव देखेंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप रिलेटिव मोशन जब पढ़ेंगे तो कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में दो कंडीशन हो सकती है जो हमने यहां पे डिस्कस करी कि समवन इज बेटर देन यू एंड समवन इज लैगिंग बिहाइंड यू, इस तरह की चीज होती। लेकिन एक और सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन क्या आती है? सपोज वी हैव अनदर पर्सन जिसके नंबर आए हैं आपके पास 88। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं होगा, जो स्टेट थी ना पहले अभी भी वही रहेगी, है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों के नंबर आए हैं सेम। तो सेम चीज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब कब कंपैरिजन नहीं होगा? कंपैरिजन तब नहीं होगा जब दोनों चीजें सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपके सामने एक और पैसेंजर बैठा है, उस पैसेंजर को आप नहीं जानते, बट ही अपीयर्स एट रेस्ट टू मी। वो मुझे रेस्ट पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है, यस और नो? ठीक है, अब रेस्ट पे रखा हुआ है तो यानी कि क्या वो नहीं चल रहा है? वो चल रहा है, लेकिन आपकी और उसकी वेलोसिटी हो चुकी है सेम। ठीक है, इस चीज को समझते हैं आगे एक और स्लाइड से। देखिए यहां पे हमने 4 आदमी ले लिए, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी, एक का नाम दिया सी और एक का नाम दिया हमने डी। ठीक है, दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग एज पॉजिटिव एक्स, और ए बी सी डी की आपके पास वेलोसिटी मेंशन्ड है। ए कितने से चल रहा है? ए चल रहा है 7 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है? 7 मीटर पर सेकंड से। बी भी चल रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, सी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और डी है अभी रेस्ट पर। ठीक है, अब आफ्टर 1 सेकंड ए कितना चल चुका होगा? क्या आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली, बिल्कुल आराम से। ठीक है, ए कितना चल चुका होगा? ए चलेगा 1 सेकंड में आपके पास 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक बात है ना? अगर हम बात करें बी की, तो बी कितना चल चुका होगा? क्योंकि बी की वेलोसिटी भी 7 मीटर पर सेकंड है, तो बी भी चला होगा आपके पास 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 मीटर। एग्रीड? नाउ सी की अगर हम बात करें तो सी कितना चला होगा? 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर, एंड डी जो है वो रेस्ट पे है। तो हमारे पास 1 सेकंड बाद इन सभी की पोजीशन हमने देख ली कि ए जो है वो 7 मीटर चल चुका है, बी जो है वो 7 मीटर चल चुका है, सी जो है वो 4 मीटर चल चुका है, और डी जो है वो आपके पास रेस्ट पे है। तो वो जहां था वहां का वहीं पाया गया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये सब हमने देखा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो अब समझते हैं बी के रिलेटिव। अगर मैं ए की बात करूं, बी के रिलेटिव, देखो मैंने वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, रिलेटिव। व्हाट इज मीन बाय दिस? कि मैं बी पर बैठ करके ए को देख रहा हूं, बी इज द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो बी जब भी देखेगा तो क्या खुद के नजरिए से देखेगा, खुद से कंपेयर करेगा कि ए मेरे से कितना आगे चला गया या कितना पीछे रह गया। ठीक है, तो अगर बी से देखेंगे तो ए जो है वो सेम जगह पाया गया, तो बी क्या बोलेगा? भाई ए तो चल ही नहीं रहा है, ए जहां था वहीं का वहीं बैठा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ए नहीं चल रहा है? चल रहा है, लेकिन चलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलता हुआ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। अब अगर यही चीज आप डी से पूछोगे, डी क्या कहेगा? डी बोलेगा कि भाई सी मेरे रेस्पेक्ट में 4 मीटर चला गया है, बी मेरे रेस्पेक्ट में 7 मीटर चलता हुआ मुझे दिख रहा है, और ए जो है मुझे वो 7 मीटर चलता हुआ दिख रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में। ठीक ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये सिंबल है, यहां से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब आप ये बताओ, सिर्फ इस डायग्राम को देख के, आई डोंट वांट कि आपको कोई फॉर्मूला पता हो, नहीं चाहिए मुझे फॉर्मूला, मुझे सिर्फ ये डायग्राम देखना है और बताना है कि बी और ए क्या मुझे एक जगह दिखाई दे रहे हैं, यस और नो। तो क्या बी और ए में कोई मोशन दिख रहा है आपको, या बी को ए का मोशन दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे, पहले भी थे अभी भी है।
यस और तो अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो क्या चलता हुआ दिख रहा है क्या, और जो चीज चलती हुई नहीं दिखेगी उसको हम क्या बोल देंगे, इट इज जीरो। तो क्या जीरो हुआ, क्या ए की वेलोसिटी जीरो है, नहीं है। क्या बी की वेलोसिटी जीरो है, नहीं है। क्या जीरो है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, कंपैरिजन नहीं हो रहा दोनों में। कंपैरिजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों की आपके पास वेलोसिटी जो है वो सेम है। क्या यही बात करी थी मैंने कि कंपैरिजन होगा, कब होगा, जब चीजें डिफरेंट होगी। जब आपके पास चीजें सेम है तो कंपैरिजन नहीं होगा। चलिए एक और बात कर लेते हैं। सी के रेस्पेक्ट में, सी से बैठ करके अपन देखें तो ए कितना आगे चला गया या बी कितना आगे चला गया। सी से बैठ के देखा तो बी चला गया हमारे पास कितना आगे, ये चला गया बच्चे 3 मीटर। भाई ये 7 था, ये 4 था, 7 - 4 = 3 मीटर चला। कितने टाइम में चला, 1 सेकंड में चला कि नहीं चला। 1 सेकंड में सी को ऐसा दिख रहा है कि बी जो है वो 3 मीटर चल चुका है। बी अगर 3 मीटर चल चुका है कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, जो इसको दिख रहा है हमें इस डायग्राम से दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक हमने, हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चीजों को डिस्कस कर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि डी के रेस्पेक्ट सी को देखो, डी जो है वो सी को देख रहा है, तो डी क्या बोलेगा मुझे, डी बोलेगा कि सर सी जो है वो मेरे हिसाब से कितना आगे चला गया, 4 मीटर चला गया 1 सेकंड में। तो 4 मीटर अगर 1 सेकंड में चला तो सी की वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट पे कितना होगा, बताइए फटाफट से कितना होगा। इट विल बी इज इक्वल टू 4 मीटर 1 सेकंड में। तो क्या लिखूंगा मैं, यस और नो। तो ये यहां पे हम सिर्फ एक चीज सीखना चाह रहे हैं, वो ये है कि चीजों में सिर्फ कंपैरिजन है, कौन कहां बैठा है उसके हिसाब से कंपैरिजन है। ठीक है, अब एक चीज और ले लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम सी से बी को देख रहे थे। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि बी को सी कहां दिखाई दे रहा है, भाई इनिशियली ये दोनों इस जगह पे थे तो दोनों की पोजीशन सेम थी। अभी अगर आप बी से पूछोगे तो बी बोलेगा सी जो है वो मेरे से 3 मीटर पीछे चला गया, बोलेगा या नहीं बोलेगा। बी जो बोलेगा कि सी जो है वो मेरे से 3 मीटर पीछे चला गया 1 सेकंड में। अब मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 3 मीटर अगर पीछे चला गया तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या दिख रहा है, इसका मीनिंग ये है, व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या दिखाई दे रहा है। तो इट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो -3 मीटर 1 सेकंड में, तो -3 मीटर पर सेकेंड। आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर आपको पोजीशंस दी हैं, टाइम दिया है तो, बिना किसी फॉर्मूला के। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो क्वेश्चंस पे फॉर्मूला का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन इस पूरी स्लाइड से मेरा ये पर्पस है कि आपको ये समझ में आए कि कौन किसको कहां दिखाई दे रहा है 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, उसके हिसाब से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। पहली स्लाइड का क्या पर्पस था, पर्पस ये था रिलेटिव वर्ड का मीनिंग समझना। क्या मुझे समझ में आया है, हाँ क्या समझ में आया है। रिलेटिव मींस कंपैरिजन, हर आदमी खुद से कंपेयर करता है, खुद ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर को हम यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। कंपैरिजन होगा, खुद किससे करेगा, खुद से करेगा। भाई तुमसे कोई बोले कि ये आदमी है, बताओ इस आदमी की हाइट ज्यादा है कि कम है, ये आदमी लंबा है कि छोटा, तो आप क्या बोलोगे, सर इस आदमी की हाइट ज्यादा है। कब, जब आप उससे छोटे रहेंगे। आप बोलोगे सर इस आदमी की हाइट कम है, कब, जब आप उससे लंबे रहेंगे। कंपेयर किया आपने, किससे रेस्पेक्ट में कंपेयर किया, खुद से किया। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा होगा, नो डाउट। हम यहां पे मोशन में भी यही कर रहे हैं ना, सी से पूछा बी कहां है, बी से पूछा सी कहां है, डी से पूछा बी कहां है। क्या हम पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पोजीशन देख के कंपेयर कर रहे हैं बस। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो हम यहां पे नोट करना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर के आपको सवालों में बहुत मदद करेगी, और वो चीज क्या है, लेट्स सी इट। ठीक है, देखिए इसी एग्जांपल को मैं दोबारा डिस्कस करता हूं आपसे, ए और बी वाले को। यहां पर
ए और बी की वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है? ए की वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड। क्या है? सेम। तो जितना ए चलेगा किसी भी समय में, क्या उतना बी चलेगा? बी चलेगा, है ना? तो ए और बी किसी भी समय में सेम चलते हुए मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ए और बी अगर सेम चल रहे हैं तो इसका मोशन देख लेते। तो यहां पे आपके पास जब ये ए यहां था, क्या बी यहां था? सेम पोजीशन पे ए यहां था, बी यहां था। ए और बी को एक दूसरे में कोई मोशन दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्या दोनों नहीं चल रहे हैं? दोनों चल रहे हैं, बट फिर भी मोशन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? यह आंसर मुझे आपसे चाहिए। क्यों नहीं दिखाई देगा बताइए? यस, इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब इस चीज को हम उल्टा समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कोई चीज या कोई कंपैरिजन कब दिखाई देता है? जब दोनों चीजों में कोई चीज डिफरेंट हो। आप हाइट का कंपैरिजन करेंगे, हाइट डिफरेंट होगी तो कंपैरिजन आएगा ना। आप वेट का कंपैरिजन करेंगे, वेट डिफरेंट होगा तो कंपैरिजन आएगा। स्पीड का कंपैरिजन करेंगे तो स्पीड डिफरेंट होगी तो कंपैरिजन आएगा। यस और नो? ठीक है, तो कंपैरिजन होगा। कब नहीं होगा? जब दोनों की वेलोसिटी आपके पास सेम है। अब मैं बात वेलोसिटी पे क्यों आ रहा हूं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे मोशन की, तो घूम फिर के आना वेलोसिटी पे ही है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम नोट कर लेते हैं। दैट इज, अगर आप ले सकते हैं, इफ किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी का मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, दूसरी बॉडी का मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? क्या दोनों रेस्ट पर हैं? बताइए। क्या दोनों रेस्ट पर हैं? बताइए। अगर मोशन नहीं दिखाई दे रहा, क्या दोनों रेस्ट पे हैं? नहीं, दोनों की वेलोसिटी सेम है। क्या है? दोनों की वेलोसिटी सेम है। यह चीज मुझे बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे जाकर के जब आप काइनेमेटिक्स रिलेटिव मोशन 2D पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, वहां भी आपकी ये चीज बहुत काम आने वाली है। भाई ये चीज हर कोई बताता है क्या दिख रहा है, ये नहीं बताते क्या नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो मुझे समझ में आना चाहिए। कब मुझे रिलेटिव मोशन दिखाई नहीं देगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। सिंपल, इस चीज को याद कर लीजिए कि अगर मुझे कोई बॉडी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही तो मैं क्या बोलूंगा? कि वो रेस्ट पे नहीं, मेरी और उसकी वेलोसिटी सेम है। रेस्ट पे आप बोलोगे, आप आज से पहले बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलोगे। अब क्या बोलोगे? कि मेरी और उसकी वेलोसिटी सेम है। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, इसको दूसरा एरोप्लेन चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्या दोनों हवा में रुक गए? टंग गए क्या हवा में? नहीं। क्या दोनों चल रहे हैं? यस, दोनों चल रहे हैं, लेकिन चलता हुआ दिख क्यों नहीं रहा है? व्हाट कैन बी द पॉसिबल केस? द ओनली पॉसिबल केस इज कि दोनों की वेलोसिटी आपके पास सेम है। तो मुझे वो चलता हुआ नहीं दिख रहा, उसे मैं चलता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि किसी बॉडी को अगर दूसरी बॉडी का मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अब बात करते हैं फॉर्मूला की। ठीक है, कि हमने एक बहुत बेसिक वर्ड रिलेटिव को उठाया, रिलेटिव वर्ड से हमने मोशन के साथ क्लब किया। कंपैरिजन है, चीजों का कंपैरिजन है। कंपैरिजन कब नहीं होता है? जब चीजें सेम हो जाती है। ऐसा नहीं कि चीजें हैं ही नहीं, हैं, लेकिन कब कंपैरिजन नहीं होगा? जब चीजें सेम हो जाती है। वही यहां इस पॉइंट में लिखा है, इसको 10 बार लिखो लेकिन याद रखना, यही रिलेटिव का एसेंस। इसको पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, अपने आसपास वाले को सुनाइए, लेकिन पढ़ना इसी को ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिराइव करते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस में डिराइव करने से पहले यहां पे पहला वर्ड हम जो यूज करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे दो आदमी हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों रखे हैं हमारे सामने, और ओरिजिन से ए की दूरी है आपके पास एक्स ए,
और बी की दूरी है आपके पास एक्स बी। ठीक है, दोनों की दूरी आपको दे रखी है। अब हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं कि ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है। क्या हम यहां पे देख सकते हैं? बिल्कुल आराम से आप एरो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 5, इसका कोऑर्डिनेट है 9, तो बी और ए के बीच की दूरी कितनी है क्या आप बता सकते हो? x बराबर 5, x बराबर 9 मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया। ए और बी के बीच में दूरी है कितनी क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, कोई बता देगा सर 9 - 5 4 दिख रहा है मेरे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि भाई ए जब बी को देख रहा है तो इसको किस डायरेक्शन में देखना पड़ रहा है। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम लिखें तो ए जब बी को देख रहा है तो क्या इधर की तरफ दिख रहा है 4। मान लेते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट्स भी हमने इसी हिसाब से लिखे। ठीक है, तो 4 आई कैप की माइनस आई कैप, बताइए इट इज आई कैप। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आप क्या लिख दोगे 4 आई कैप। सिमिलरली अगर आप बी से पूछोगे ए कहां है तो वो बोलेगा है तो 4 मीटर की दूरी पर, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? तो ये बताएगा कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या दिखाई देगी आपको? देखिए क्या एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई? डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों के बीच के सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या लिखूंगा इसको 4 डायरेक्शन माइनस आई कैप। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आपके पास 4 आई कैप आ रहा है, तो एक्स बी क्या लिखें अगर ये 9 है तो बताइए इट इज इक्वल टू 9 आई कैप। इसको क्या लिखें इक्वल टू 5 आई कैप। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? इट इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, हां या ना बताइए। दिख रहा है ना आपको भाई 4 आई कैप कैसे आएगा मेरे पास? दो डेटा से आप देख के बताइए, एक 9 है एक 5 है। क्या मुझे 9 आई कैप माइनस 5 आई कैप लिखना पड़ेगा? क्या तभी ये आया हमारे पास एक्स बी माइनस एक्स ए? ठीक है, सिमिलरली पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या इन दोनों में आपको एक रिलेशन दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक 4 आई कैप है एक माइनस 4 आई कैप है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं? एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, तो ये यहां पर एक बहुत सिंपल सी चीज हमने लिखी कि दो आदमी की पोजीशन आपको दिखा दी, इस पोजीशन से हमने ये निकाल लिया कि इसके रेस्पेक्ट में ये कहां दिखाई दे रहा है, बस सिंपल। यहां से मुझे दिखाई दिया एक्स ई माइनस एक्स ए। ठीक है, ये हमने पढ़ा सिंपल एक एक्स एक्सिस पे अगर पार्टिकल रखे, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास पार्टिकल हमेशा एक्स एक्सिस पे होंगे। डिस्कस करते हैं इस चीज को भी। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का कंडीशन है कि दो पार्टिकल है मेरे पास एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में, ए और बी। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर ए। ऑब्वियस सी बात है पोजीशन वेक्टर में लूंगा तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा और रेफरेंस पॉइंट है मेरा ओरिजिन, कहीं से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बी का क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है ना, अब आप इस चीज को समझिए। अभी जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था कि ए अगर बी को देख रहा है, तो ए अगर बी को देख रहा है तो क्या बी की तरफ देखना पड़ेगा? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए क्या कुछ बनता हुआ आपको दिख रहा है? कुछ याद आ रहा है? वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ट्राइंगल लॉ, कुछ याद आ रहा है अपने को? ठीक है, नहीं याद आ रहा तो फटाफट से रिवाइज करिए इसको। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपके पास ट्राइंगल लॉ क्या हम इस पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए ट्राइंगल लॉ में हमारे पास दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से हम चले ए के अलोंग, तो कितना चले बच्चे? आर ए। फिर हम चले ए से बी, कितना चले? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या आया हमारे पास? आर बी। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये इक्वेशन लिखी। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या ट्राइंगल लॉ ने भी मुझे यही निकाल के दी? आर बी माइनस आर ए, यस और नो? क्या ट्राइंगल लॉ ने भी यही निकाल के दिया? वहां पे हम 1 डायमेंशन में लिख रहे थे तो हमने एक्स लिख दिया था, यहां पे हम जनरल पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिख रहे हैं तो हम यहां पे आर से लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें निकल के आता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से मैं रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला तक कैसे पहुंचूं। ठीक है, तो लेट्स सी एक्स बी माइनस एक्स ए जो आपके पास है, इसको हम क्या बोल रहे थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, या पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सिंपल भाषा में अपन बात करें तो। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। फिर अगर मैं पोजीशन का डिफरेंशिएशन करूं, एक्स का डिफरेंशिएशन करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं करूं तो क्या लिखूंगा, बताओ क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, बताइए फटाफट से बताइए। इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अब आप बताइए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या बी और ए की रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, कैसे करिए, डिफरेंशिएट करिए फटाफट से, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। क्या आया, वी बी माइनस वी ए, एक्स का डिफरेंशिएशन वी, एक्स का वी, एक्स का वी, जहां पे सबस्क्रिप्ट हमारे पास बी ए लिखा था, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सब कुछ सेम रहा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, क्या यही फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या यही चीज हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे। देखो आप ध्यान से, इस फॉर्मूला से हम फिर से वही सवाल आपको करके दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या देता है, मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया आपके पास वेलोसिटी, फिर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन का रिलेशन, और इसको मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या सारे फॉर्मूला एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो याद करने में तकलीफ हो गई खत्म। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने करी थी बिना फॉर्मूला के पहले, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, क्योंकि एक्चुअली जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं मैथमेटिक्स उसी चीज को आपको इक्वेशन में रख के दे देती है, यानी कि आपने जो ऑब्जर्वेशन करी थी वो बिल्कुल सही थी, यस और नो, और मैथमेटिक्स भी वही बता रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे लिए सेम आ। ठीक, तो यहां पे हमने सीखा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसी को अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। एग्रीड। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला के बारे में एक बहुत अच्छी सी चीज सीखते हैं। ठीक है, एक बहुत प्यारी सी चीज सीखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आई हैव अ कार, या ऐसे मान लो कि एक बस है। ठीक है, बस में हमारे पास एक आदमी है, खड़ा है, बेचारे को सीट मिली नहीं है, आदमी है तो कहां से मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये खड़ा है यहां पे। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं ए। यहां पे आपके पास एक कुर्सी है, इस कुर्सी पे बैठी है, हाँ बैठी है, मान लीजिए कोई बैठी है। ठीक है, इसको अपन नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ बी बोल रहा है। और यहां पे इस बी को एक लड़का है, इसने भी देख लिया, ये ग्राउंड पे था, इसने देख लिया। अब ये बेचारा लड़का ग्राउंड से भागना शुरू हो गया बस की तरफ। ठीक है, मान लो कि ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बस चल रही है 15 मीटर पर सेकंड से। अब आप खाली एक बार डेटा देख के बताइए, क्या ये सी कभी बस पकड़ पाएगा? बस कितने से चल रही है? 15 से। बस तो तेज चल रही है ना, ये धीरे चल रहा है। अच्छा, अब कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन आपने सी का किया किसके डेटा को देख करके? सी के डेटा को देख करके। आपने बोला ये 10 से चल रहा है, बस 15 से चल रही है, बस तेज चल रही है। लेकिन अगर यही बस 5 से चल रही होती तो आप क्या बोलते कि बस जो है वो धीरे चल रही है। कंपैरिजन किया। ठीक है, अभी इनिशियली ये डेटा है हमारे पास। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये बताइए, बताओ, ए और बी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? डिपेंड करता है कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जो है वो ऑब्जर्वर हैं, आप हैं रेस्ट पे,
ये हमारा ऑब्जर्वर है, डी को बना दिया अपन ने ऑब्जर्वर, और ये है हमारा रेस्ट पे। रेस्ट पे पड़ा हुआ ऑब्जर्वर के लिए अगर बस चल रही है तो ये दोनों भी चल रहे हैं, क्योंकि बस में पड़ा हुआ हर चीज बस के साथ चलेगी, ठीक है, सेम वेलोसिटी से चलेगी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि बस से चल रहा है। बी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये कौन देख रहा है, फॉर एन ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम ऑन ग्राउंड। ग्राउंड से बैठ करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा एक और ऑब्जर्वर है जो कि बस में है, फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द बस, ये खुद बैठा आराम से, ये कहेगा ए जो है वो खड़ा है, बी जो है वो बैठा है, रुके हुए तो है दोनों। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि आप बस के अंदर हैं, आपके लिए एक आदमी बस में खड़ा है, तो क्या वो आपके लिए रुका हुआ है? बिल्कुल रुका हुआ। सामने एक आदमी और बैठा है, क्या वो भी आपके लिए रुका हुआ है? बिल्कुल रुका हुआ है। तो अगर मैं ई से पूछूंगा तो कि भाई तो वेलोसिटी ऑफ ए बता, कितना बताएगा ये? 0। वेलोसिटी ऑफ बी बता, कितना बताएगा? 0। तो ई ने जब बताई तो खुद के रेस्पेक्ट में बताई, उसने खुद को रेफरेंस लिया है या नहीं? डी ने जब बताई तो उसने खुद के रेस्पेक्ट में बताई, उसने खुद को रेफरेंस लिया। अब हम देखते हैं ए और बी को, ठीक है। ए और बी की अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं कितनी आएगी बताइए? कोई भी डेटा उठा लीजिए आप, तो कोई भी बताइए कितनी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी? ए और बी की अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकालें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्या यही फॉर्मूला था? याद कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं लिखता हूं तो ए की वेलोसिटी आप यहां पे लो 15, बी की ले लो यहां से 0। ले सकते हैं क्या ऐसा? नहीं। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी में यहां पे वी ए और वी बी पुट करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो वी ए और वी बी है दे शुड बी फ्रॉम सेम ऑब्जर्वर या सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ए की वेलोसिटी अगर आप 15 पुट करते हो तो बी की वेलोसिटी भी आप 15 पुट करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी। और अगर आप ई के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो दो चीजें मुझे यहां पे समझ में आती है, वो ये कि जो ये फॉर्मूला है वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए में जो वी बी और वी ए है आप पुट कर रहे हैं, दे शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ए को देख रहे हैं ग्राउंड से, बी को देखने के लिए चांद पे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। आपको दोनों को देखना है, सेम जगह से देखना है, और डेटा आपके पास सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना चाहिए। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपके पास वीबी और वीए शुड बी फ्रॉम, लिख लीजिए इसको, वीबी एंड वीए शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। दूसरी चीज ये, एक चीज और नोट करिए, जब आपने वी ए बी निकाला, ध्यान से देखिए, जब आपने वी ए बी निकाला, वी ए और वी बी में आपने 15-15 पुट किया, ये डेटा कहां से आया था? ग्राउंड फ्रेम का डेटा था, फॉर एन ऑब्जर्वर डी, जो ग्राउंड से देख रहा था, ठीक है। इसके लिए आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिली? आपने इसका डेटा लिया तो 0 मिली, फिर आपने बस में बैठे आदमी से डेटा लिया तो भी रिलेटिव वेलोसिटी 0 मिली। क्या सीखने को मिला? बताइए क्या सीखने को मिला? जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, डेटा किसी का भी ले लो, किसी भी फ्रेम से ले लो, दोनों सेम फ्रेम से होने चाहिए, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या सेम मिल रही है? तो एक चीज हम यहां पे सीख रहे हैं कि ये जो वी ए बी है, ये वी ए बी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। दो लोगों के बीच में क्या बात चल रही है, इसमें तीसरा क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप किसी भी फ्रेम का डेटा पुट करिए,
आपके पास जो वी ए बी आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो दो चीजें सीखने को मिली इस स्लाइड से, क्या क्या बताइए, कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी में जो आप वी बी और वी ए पुट करते हैं, वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए में जो वी बी और वी ए पुट करते हैं, दे शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दे डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर व्हाट वी ए बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती। चलिए एक बात डिस्कस करते हैं कि डिपेंड तो नहीं करता, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं क्यों नहीं करता, बताइए। ठीक है, तो इस चीज पे आप एक बार सोचिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा इस डायग्राम में। इस डायग्राम से आप एक बार सोचने की कोशिश करिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि क्यों हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। दो बॉडीज के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, दिस इज स्टेटमेंट, क्यों है आपको बताना है इस डायग्राम से सोच करके कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वी बी माइनस वी आपने फॉर्मूला सीख लिया, अब इस फॉर्मूला की करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं आप, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं आप। अच्छा, इसमें इस आदमी का रोल रह गया थोड़ा सा। ठीक है, इस आदमी को हमने यहां बिठाया था, इसको हम बोल रहे हैं ए। ए कह रहा है मैं कौन हूं, हु एम आई, आप लिख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए। तो विद रेस्पेक्ट टू जिसके बोलोगे तो ए बता रहा है आपको ए क्या है, ए बता रहा है आपको कि ए इज एन ऑब्जर्वर। ये देखो वो कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कह रहा है आई एम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वी बी ए इक्वल टू वी माइनस वी ए में ए इज ऑब्जर्वर। चलिए अब फटाफट से छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप रिलेटिव वेलोसिटी जो सीखे हैं उसको अप्लाई करना फटाफट से सीख जाए। चलिए देखिए, यहां पे आपके पास एक छोटा सा सवाल है, कार ए इज मूविंग विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, ये रही ए, कार बी इज मूविंग विद सेम स्पीड अलोंग नॉर्थ, फाइंड आउट वी ए बी एंड वी बी ए। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट से। डेटा लिख लिया आपने, डायग्राम बना लीजिए, फटाफट से सॉल्व करिए। क्या आएगा देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए 10 आई कैप, आप चाहें तो इसको रेफरेंस मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 10 आई कैप अलोंग ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे बताइए फटाफट से, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे हम लिखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर अलोंग द नॉर्थ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इज इक्वल टू 10, ऊपर की तरफ देखो वाई एक्सिस है, क्या जे कैप लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए चला गया 10 से, बी चल रहा है 10 से, ऊपर की तरफ तो 10 जे कैप, क्या दोनों की वेलोसिटी मिल गई, यही चाहिए था बस। इसके मिलने के बाद हमारे लिए कौन सा बड़ा काम है, फॉर्मूला तो चिपकाना आपको। फॉर्मूला क्या है, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए एंड वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, लिखिए फॉर्मूला में, डेटा पुट करिए और आंसर लिखिए, क्या आएगा, इट विल बी इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप एंड इट विल बी इज इक्वल टू 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। ठीक है, चलिए हो गया सवाल, कोई डाउट नहीं, पक्का, क्या आपको दिख रहा है कौन किधर जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या लिखनी चाहिए, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। इसमें आपके पास है कि एक आदमी है, कार लेके जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ईस्ट की तरफ। ठीक है, कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे एक डेटा जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से पेश किया गया आपके सामने, वो कह रहे हैं कि अ ट्रेन अपीयर्स टू हिम, ट्रेन चल रही है कि चलती हुई दिखाई दे रही है, बताइए। ट्रेन अपीयर्स टू हिम, ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई दे रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है कि एक्चुअल वेलोसिटी है, सवाल की लैंग्वेज को समझिए। ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए ध्यान से। तो ट्रेन जो है आपके पास चलती हुई दिखाई दे रही है किधर की तरफ, 10/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अलोंग द नॉर्थ, कार की स्पीड अपन लिख दी 10 आई कैप, अलोंग द नॉर्थ आपके पास ट्रेन चलती हुई दिखाई दे, तब ट्रेन चलाओ। ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है अलोंग द नॉर्थ, कितने से, 10/3 से। तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, 10/3 जे कैप, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन फ्रॉम कार, कार को क्या दिख रहा है, इट इज इक्वल टू 10/3
जे कैप। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं, डेटा आ गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वीटी। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन क्या यूज होगी आपकी? इक्वेशन तो यही है हमारे पास। अब इस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह इक्वेशन इस तरीके से भी यूज करनी आनी चाहिए। आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा आपको इस चीज से कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, इट विल बी इज इक्वल टू लाइक दिस, ऐसा हम दिखे थे, सेम इक्वेशन लिखी है वहां पे। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 10/3 जे कैप जो आपको डेटा दिया था प्लस 10 आई कैप। चलो ये तो आ गया, इक्वेशन से आ गया। अब आप मुझे बताओ ये ट्रेन एक्चुअल में चल किधर रही है? क्या इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आई कैप में है और एक कंपोनेंट जे कैप में है? क्या दोनों को ऐड करके वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी? बोलिए। ठीक है, तो दिखा देते हैं आप। ठीक, तो यहां पे आपके पास 10/3 जे कैप और 10 आई कैप हमने यहां पे दिखाया, दोनों तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट है। आप देखिए, एक आई कैप है और एक जे कैप है। अब हम ट्रेन को चलता हुआ यहां पे दिखा देते हैं। तो ट्रेन जो है आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में अलोंग द रिजल्टेंट चलेगी। किसका? 10/3 का और 10 का। तो अलोंग द रिजल्टेंट ट्रेन चलेगी। तो ट्रेन एक्चुअल में जो चल रही है वो इस एरो के अलोंग चल रही है। देखिए ध्यान से, ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, दिख ये रही थी, चल ये रही। क्या इक्वेशन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया? और इक्वेशन कोई नई नहीं है, जो आपने पढ़ी है वही है, लगाना अलग तरीके से। बस प्लस माइनस को, टर्म्स को इधर से उधर शिफ्ट किया, आपने लगा दी। ठीक है, तो यहां पे आपने ये देखा रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल एप्लीकेशन, कैसे आप किसी भी केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए, तो यहां पे आपके पास क्या है कि बॉय ए इज मूविंग टुवर्ड्स 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, ईस्ट के अलोंग चल रहा है। ठीक है, एंड बॉय बी इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड अलोंग 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मतलब है? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्या हमें रीड करना आता है? ये 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से साउथ 60 डिग्री का एंगल आपको लेना पड़ेगा। डायग्राम में भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, फाइंड आउट वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पे क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको जो वेलोसिटी दी हुई है उससे खुद के कंपाउंड करने पड़ेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो दी गई है अब वो कुछ एंगल पे दी गई है, आई कैप जे कैप या साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बता रखा आपने को। हमें दिखा रखा है कि बॉय ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट। ईस्ट हमने डायरेक्शन मान ली। ठीक है, कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। क्या लिखें इसकी वेलोसिटी? आप वही डायरेक्शन लेके चलिए, इसको x और इसको y। क्या लिखें बताइए फटाफट से। a की वेलोसिटी क्या लिखनी चाहिए मुझे? बोलिए। इट शुड बी यस 10 आई कैप। क्या लिखूंगा मैं? 10 आई कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, b कहां चल रहा है? b चल रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में। क्या मुझे साउथ चाहिएगा? तो साउथ भी बना लेते। ठीक है, a तो चला गया। ठीक है, क्या b साउथ और ईस्ट के बीच में चल रहा है तो साउथ चाहिए, साउथ ड्रॉ करना पड़ेगा। साउथ कहां ड्रॉ करें? क्या नीचे ड्रॉ कर दें? चलो कर दिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में चल रहा है। कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एंगल जो है ये 60 डिग्री है ईस्ट से साउथ। पढ़िए इसको, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री का एंगल, क्या ये एंगल 60 डिग्री आएगा? चेक करिए, ईस्ट से साउथ 60 डिग्री। ठीक है, अब कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड यहां पे आप दिखा दीजिए, बी चल रहा है। ठीक है, अब मुझे लिखनी है इसकी वेलोसिटी ईस्ट और साउथ के लिए। तो अगर बच्चे ये आई कैप है और ये अगर जे कैप ले लूं तो इसको क्या मान लूंगा मैं? माइनस जे कैप। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड के मुझे करने हैं कंपोनेंट। क्या करना है? कंपोनेंट करना है। तो 10 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट ये कितना आएगा बोलो? ये एंगल 60 है, कितना आएगा? कंपोनेंट बोलो। कंपोनेंट करना आता है ना भैया अपने को? कितना आएगा बोलो? 10 cos 60। क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपने लिख दिया। एक डाउनवर्ड आएगा 10 sin 60। कितना आएगा? 5√3। sin 60 √3/2 होता है। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके पास 10 cos 60 और एक आ गया आपके पास 10 sin 60। ठीक है,
क्या इसको आई कैप जे कैप में लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 10 cos 60 मतलब 5 एंड प्लस 10 sin 60 इज 5√3, बट डायरेक्शन कौन सी है? इट इज माइनस जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मेरे से पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी ए कितना आएगा? 10 आई कैप। ठीक है, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 आई कैप प्लस 5√3 माइनस जे कैप। अब आपके लिए हो तो छोटा सा काम है, एक होमवर्क, कि आप इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करके दिखाइए। ठीक है, और जिसका हो जाए उसको बता देना कमेंट सेक्शन में कि सर ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रिलेटिव मोशन का पहला पार्ट इस सीरीज का, जहां पे हमने ये सीखा कि रिलेटिव वर्ड मुझे क्या बताता है। इट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन होता कब है? जब चीजें डिफरेंट हो या सेम हो। जब डिफरेंट हो। रिलेटिव मोशन कब दिखाई देगा? जब वेलोसिटी सेम हो कि डिफरेंट हो? डिफरेंट हो। ठीक है, अगला पॉइंट कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट मुझे रेस्ट पे अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? जो आज सीखा है वही बोलेंगे अब, कि हम दोनों की वेलोसिटी सेम है। आप रेस्ट पे नहीं बोलेंगे। जीरो इज द स्पेशल केस फॉर दैट, कि आप रेस्ट पे हो सकते हैं लेकिन हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। फिर आपने सीखा VBA इक्वल टू VB माइनस VA। VBA इक्वल टू VB माइनस VA में जो VB और VA पुट करते हैं, दे शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और VBA एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। ये इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है। इतना हमें याद होना चाहिए, तो हम आगे वाले लेक्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। थैंक यू।